दस्तक कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। परसेंटेज टॉपिक का आज तीसरा क्लास है। 18 क्वेश्चन हो गए थे, 19वां क्वेश्चन आपका है। एक घोल में 28% नमक है। इसमें से 17 किलोग्राम पानी उड़ा दिया। अब उसमें नमक की मात्रा 42% रह गई। तो प्रारंभ में मिश्रण कितना था? विकल्प है आपका 28 केजी, 21 केजी, 25 केजी, 51। एक घोल में 28% नमक है, इसमें से 17 किलोग्राम पानी उड़ा दिया। अब उसमें नमक की मात्रा 42% रह गई। तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था? प्रारंभ में मिश्रण कितना था? नमक की मात्रा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे नमक की मात्रा अगर निकालनी हो तो नमक की मात्रा बराबर कुल मात्रा गुणे नमक का प्रतिशत, नमक परसेंटेज। नमक की मात्रा हमने पानी निकाला, नमक निकाला नहीं, इसलिए नमक की मात्रा पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये फिक्स है। जब ये फिक्स है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उल्टा होगा। तो नमक का परसेंटेज पहले कितना था? 28, बाद में कितना हो गया? 42। 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, यानी 2:3 के। तो कुल मात्रा का रेशियो 3:2 के। प्रारंभिक मात्रा थी 3, बाद में हो गई 2, कितना कम हुआ? 1। इस 1 की वैल्यू दे रखी है 17 के, तो 3 की वैल्यू 17 तियाँ 51 किलोग्राम। डी विकल्प। अगला क्वेश्चन, बीसवां नंबर। ताजा फल में 84% पानी और सूखे फल में 36% पानी है। तो 96 किलोग्राम 96 किलोग्राम ताजा फलों से कितना सूखा
फल प्राप्त किया जा सकता है। विकल्प है आपका 24, बी विकल्प है 42, सी विकल्प है 35, डी विकल्प है 49। ताजे फल में 84% पानी है और सूखे फल में 36% पानी है। तो कारक 96 किलोग्राम ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ फल की मात्रा अगर देखें, फल की मात्रा बराबर होगा कुल मात्रा गुणे बिना पानी के फल की मात्रा, यानी उसी को आप कह सकते हैं प्यूपिल का परसेंटेज। जब मौसमी आप पीने जाते हैं तो मौसमी की जब पेराई होती है, जो वहाँ से निकलता है पिछले भाग से सूखा, उसी को प्यूपिल कहा जाता है। ये फल की मात्रा आपका चेंज नहीं होगा, अगर ये परिवर्तित नहीं, ये फिक्स है, तो इन दोनों का परसेंटेज उल्टा होगा। यानी प्यूपिल पहले में 84% पानी है, 84 अगर प्रतिशत पानी है तो इसका मतलब 16% फल होगा। 36% पानी है तो इसका मतलब 64, यानी 16 1:4 इसका रेशियो है। तो इसका रेशियो कितना, 4:1। कारा 96 किलोग्राम ताजा फल से, यानी प्रारंभिक मात्रा 96, 4 की वैल्यू 96 है, तो कारा ताजे फलों से कितना सूखा फल, यानी 1 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू 24 किलोग्राम। विकल्प आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन, इक्कीस नंबर क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 12,980 है। इसका 7/13 भाग पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। पुरुषों का 42% शादीशुदा सभी शादियां एक पत्निक, सभी शादियां एक पत्निक। तो बताइए कि कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा, कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा। विकल्प है आपका
48%, बी विकल्प है 42%, सी विकल्प है आपका 56% और डी विकल्प है 49%। डी विकल्प है 49%। एक गांव की जनसंख्या 12,980 है। इसका 7/13 भाग पुरुष है तथा शेष महिलाएं। पुरुषों का 42% शादीशुदा है। सभी शादियां एक पत्नी हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा। हमसे कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा पूछे हैं और यहाँ जो 7/13 भाग पुरुषों की संख्या भिन्न में दी है, तो भिन्न का बदला हुआ रूप ही परसेंटेज है। इसका मतलब इस भिन्न की सहायता से हम आंसर तक जा सकते हैं। इसका कोई रोल नहीं है 12,980 का, इससे कोई मतलब नहीं। मुझे संख्या पूछता तो हम उसका रोल लेते, हम ऐसे ही निकाल लेंगे। और ये समझ कह रहा है कि सभी शादियां एक पत्नी की है, मतलब सभी के पास एक ही पत्नी है, यानी जितने पुरुष विवाहित होंगे उसके साथ उतनी महिला, यानी अगर 2 पुरुष हैं तो विवाहित के लिए 2 महिला चाहिए। यानी अगर हम पुरुष विवाहित संख्या निकालेंगे तो टोटल संख्या और विवाहित परसेंटेज से निकल जाएगा, और महिलाओं के विवाहित संख्या निकालेंगे तो टोटल संख्या उनका परसेंटेज से निकल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पुरुष विवाहित संख्या और महिलाओं की विवाहित संख्या क्या है, फिक्स है। तो पिछले की ही तरह क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। हम कह रहा है इसका 7/13 भाग पुरुष है। हम मान ही लेते हैं पूरी संख्या 13 है, और 13 का 7/13 यानी 7 आपके क्या है, पुरुष है, मेल है। अगर 7 मेल हैं तो फीमेल कितने, तो आप कहेंगे 6। 13 में 7 आपके मेल हो गए 6। ये 7/6 कुल जनसंख्या का रेशियो है। तो परसेंटेज का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे ये पलट जाएगा 6:7। विवाहित परसेंटेज का ही रेशियो हो गया। कह रहा है 42% शादीशुदा पुरुष, ये पुरुष है। 6 की वैल्यू 42%, 6 सते 42 तो 7 सते 49%। विकल्प आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। बाईस नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है, उतना ही कर देता है जितना पहले देता था,
जितना पहले देता था उसकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। विकल्प है आपका 8.4 लाख, बी विकल्प है 7.2 लाख, सी विकल्प है 9.6 लाख और डी विकल्प है 6 लाख। कह रहा एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। उसकी वर्तमान आय ज्ञात की। आयकर कैसे निकलता है? तो आप कहेंगे आयकर जो निकलता है, आयकर कुल इनकम यानी कुल आय गुणे आय दर यानी टैक्स रेट। आयकर कैसे निकलता है? तो आप कहेंगे कुल आय और आयकर की जो दर होगी उसका गुणा करेंगे तो आयकर निकल जाएगा। अब देखिए कह रहा है आपसे अभी भी उतना ही कर देता है जितना पहले देता है। इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये फिक्स है, तो इसका मतलब जैसे पिछले ही क्वेश्चन लगाते आ रहे हैं तो इन दोनों का रेशियो में उल्टा संबंध होगा। यानी आयकर का जो रेट है कारा 12% से 10% हो गया, यानी 2 छक 12 6:5 का रेशियो है आयकर का। तो कुल का होगा तो आप कहेंगे 5:6। कहा एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती, यानी आय 5 से 6 हुई तो कितना बढ़ी 1, और इस 1 की वैल्यू 1.2 लाख है, 1 की। तो आपसे पूछ रहा हूँ वर्तमान, इसलिए 6 की 12 छक 72 यानी 7.2 लाख। विकल्प आपका बी सही। तेईसवां क्वेश्चन। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपया बढ़ जाती है, लेकिन उसका आयकर 17.1% से 13.3% तक कम हो जाता है।
दोनों ही दशा में, दोनों ही दशा में 35% आयकर मुक्त है। वह अब भी पहले की तरह आयकर का भुगतान करता है, आयकर का भुगतान करता है। उसकी प्रारंभिक आय, उसकी प्रारंभिक आय क्या है? विकल्प है आपका 9.1 लाख, बी विकल्प है 8.4 लाख, सी विकल्प है 10 लाख और डी विकल्प है 6.8 लाख। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपया बढ़ जाती है, लेकिन उसका आयकर 17.1% से 13.3% तक कम हो जाता है। दोनों ही दशा में 35% आयकर मुक्त है। वह अब भी पहले की ही तरह आयकर का भुगतान करता है। उसकी प्रारंभिक आय क्या? यहाँ भी देखिए कह रहा दो पहले की ही तरह आयकर का भुगतान करता है, यानी पहले जो टैक्स देता था अब भी टैक्स, यानी टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं है। और यहाँ देखिए 35% आयकर मुक्त है दोनों ही दशा में। दोनों ही दशा में 35% जो है टैक्स फ्री है, तो दोनों ही दशा में, इसका मतलब इस 35% का कोई मतलब है नहीं। हम डायरेक्ट पिछले की ही तरह इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, यानी 13.3 पहले था 17.1%, 17.1%, नीचे भी प्रतिशत है, कैंसिल हो जाएगा, बाद में है 13.3%, दशमलव से दशमलव पहाड़ पड़ेंगे 19 नवा 19 सत्ते, यानी 9:7 आयकर का रेशियो है। तो कुल इनकम का, तो कुल आय का जो रेशियो होगा वो 7:9, 7 से 9 हो गया, कितना बढ़ा 2, और इस 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी 2.6, 1 की वैल्यू 1.3, तो 7 की वैल्यू 9 सत्ते 13 सत्ते 91, 9.1 लाख, विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है 24वां। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई है तो शुद्ध आय में 1% की कमी आई है, 1% की कमी आई। आयकर की दर ज्ञात कीजिए।
5%, बी विकल्प 20%, सी विकल्प 7%, डी विकल्प 13%। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय में 1% की कमी आई। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। आयकर का रेट पूछ रहा है। देखिए, आयकर में 19% की वृद्धि, यानी जो हम पहले आय दे रहे थे, इनकम टैक्स जो पहले दे रहे थे, उसमें 19% की वृद्धि, यानी जो आय दे रहे थे उसका 19% बढ़ गया, यानी उसका 19%। फिर जो नेट इनकम था, शुद्ध आय, उसका 1% कम हो गया। आयकर में 19% की वृद्धि होने की वजह से शुद्ध आय में 1% की कमी। अगर हमारा आयकर 19% बढ़ गया तो जो नेट इनकम है वो 1% कम हो गया। यानी इसका मतलब जो आयकर बढ़ा, और जो जब आयकर बढ़ा तो शुद्ध इनकम कम हो गया, तो इसका मतलब आयकर की वह वैल्यू जो बढ़ी हुई है, जो शुद्ध इनकम की जो कम वैल्यू है, उसके क्या है, बराबर है। तो इसको बराबर कर सकते। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, ये आईटी और ये हो जाएगा नेट इनकम बराबर 1/19। यहाँ से हमको इनकम टैक्स और शुद्ध इनकम का रेशियो आ गया। अब ये हो गया इनकम टैक्स, हम 1 रुपया टैक्स दे रहे हैं और 19 रुपया हमारी शुद्ध इनकम है। तो टोटल इनकम कितनी है, तो आप कहेंगे 20। हमारी टोटल इनकम 20 है और उस 20 पर टैक्स कितना दे रहे हैं, 1। तो कितना प्रतिशत दे रहे हैं, गुणे 100, यानी 20 बच्चे 5%। तो जो आयकर की दर पूछ रहा है 5%। कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन जब आए कि आयकर में 19% की वृद्धि, शुद्ध आय में 1%, तो क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए 20, और जो शुद्ध आय में इनकम है उसको ऊपर लिख दीजिए, वही रेट हो जाएगा 1, और कुल इनकम हो जाएगा 20। परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां नंबर। एक छात्रा ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। दूसरे छात्रा ने 42% अंक प्राप्त किए। और उत्तीर्ण होने से 35 अंक ज़्यादा पाया, 35 अंक अधिक पाया। तो उत्तीर्ण होने के लिए
कितने अंक की जरूरत है। विकल्प है आपका 175, 156, 128, 250। एक छात्रा ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने से 35 अंक अधिक पाया। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत है? यहाँ से आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पूछ लिया उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत है, उत्तीर्णांक परसेंटेज पूछ सकता है, या टोटल पूर्णांक पूछ सकता है। तो कैसे क्वेश्चन लगाएंगे? 30% अंक पाया, एक छात्रा ने 30% अंक पाया और 25 अंकों से फेल हो गई। दूसरे छात्र ने 42% अंक पाया और ये 35 अंक ज्यादा पाए। पहली छात्रा 30% पाकर 25 अंकों से फेल हो गई, दूसरी छात्रा 42% पाकर 35 अंक ज्यादा पाए। करना कुछ नहीं है, इन दोनों का अंतर 42 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा? 12। इन दोनों का अंतर का मतलब 35, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये जुड़ जाएगा 60। यानी 12% बराबर 60 के। 12% बराबर कितने के? 60। 1% बराबर 5 के। पूर्णांक पूछता 100% बराबर 5। पूर्णांक तो पूछा नहीं, उत्तीर्णांक पूछा है। तो 1% बराबर 5 के, तो 30% निकालिए चाहे 42, हम 30 ही निकालें। 30% बराबर कितने के? 30 का गुणा हो गया, यानी 150। वह 150 अंक पाती है तो 25 अंकों से फेल हो जाती है। 30% पाती है तो 25 अंक। अब ये 30% अंक में कन्वर्ट होगा, 150 अंक पाती है, 25 अंकों से फेल हो जाती है। तो अगर 25 और पा जाए तो पास हो जाएगी, यानी 25 150 में जुड़ जाएगा, यानी 175 आपका उत्तीर्णांक हो गया। छब्बीसवां क्वेश्चन। एक परीक्षा में कुल लड़कों में से कुल लड़कों में से 35% हिंदी में 35% हिंदी में फेल हुए। हिंदी में फेल हुए, फेल हुए। और 80%, सॉरी, 35% हिंदी में फेल हुए और 45% अंग्रेजी में फेल हुए। अंग्रेजी में फेल हुए। और 20% और 20% दोनों में फेल हुए। दोनों में
उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत कितना है? विकल्प है आपका 45%, बी विकल्प है 35%, सी विकल्प है 20% और डी विकल्प है 40%। एक परीक्षा में कुल लड़कों में से 35% हिंदी में फेल हुए, 45% अंग्रेजी में फेल हुए और 20% दोनों में फेल हुए। उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत। पहले तो इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद डायरेक्ट वेन डायग्राम। ये है हिंदी, ये इंग्लिश। अगर मुझसे कह रहा है कि 35% हिंदी में फेल हुए, तो 35% का मतलब ये पूरा वृत्त है, यानी 35%। और कह रहा 45% अंग्रेजी में फेल हुए, तो ये 45% पूरा है। और 20% दोनों में, 20% दोनों में। ये 20% दोनों में है, तो अगर ये 20% दोनों में, तो ये पूरा वृत्त अगर 35 है और ये 20 है, तो ये कितना होगा? 15%। ये पूरा वृत्त अगर 45 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा? 25%। यानी ये टोटल फेल की संख्या है। तो फेल की संख्या कितनी? 25, 20, 45 और 45, 15, 60। 60% लोग फेल हैं, तो पास कितने? 100 में घट जाएगा। 100 में घटा देंगे तो 40% आपके फेल, यानी 100 में ऐसे घटा देंगे तो 40% आपके क्या है? पास है। जो पूछ रहा है 60% अगर फेल है तो 40% आपके पास है। डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कि जैसे यहाँ आप देखें अलग अलग, पहले 35 में हम 20 घटाए, 45 में 20 घटाए, तो आप क्या करेंगे? पहले दोनों को जोड़ देंगे, 35 + 45 और -20 के बराबर 60%। ये 60% फेल है, 60 में 100 में घट जाएगा तो ये कितना हो जाएंगे? पास। सत्ताईसवां क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, ये और 80% गणित में पास हुए। यदि 10% दोनों में 10% दोनों में फेल हुए, और 144 छात्र दोनों में पास हुए। दोनों में पास हुए तो कुल छात्रों की
संख्या कितनी? संख्या कितनी? विकल्प है आपका 125, बी विकल्प है 375, सी विकल्प है 240, डी विकल्प है 200। किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, यदि 10% दोनों में फेल हुए और 144 छात्र दोनों में पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या। ये देखिए 70% छात्र अंग्रेजी में और गणित में दोनों पास हैं, और ये तीसरा 10% दोनों में फेल। हम क्या करते हैं, पहले तीनों को फेल कर। 70% छात्र अंग्रेजी में फेल हैं, पास हैं, तो कितने फेल हो गए? तो आप कहेंगे 30%। फिर 80% गणित में पास हैं, तो कितने फेल? तो आप कहेंगे 20%। तो 30% प्लस 20%, इसको जोड़ दीजिए, और 10% दोनों में क्या हो गए? फेल हो गए, तो यही 10% घटा। अब तीनों फेल है, यानी तीनों समान, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, ये इंग्लिश में, ये मैथ में, ये दोनों में। तो 30%, 30 20 50, 50 में 10 घट जाएगा, यानी 40% ऐसे लोग हैं जो दोनों में क्या है? फेल है। तो कितने पास होंगे? तो आप कहेंगे 60% पास हैं। 40% फेल हो गए, तो पास कितने हो गए? 60%। जबकि पास की संख्या दी है 144 छात्र दोनों में पास हैं, यानी वही 60% छात्र दोनों विषय में पास हैं। तो 60% की वैल्यू 144 है। आपको चाहिए किसकी? टोटल परसेंटेज, यानी कुल छात्रों की। तो 6 से पहले भाग दीजिए, 10% की वैल्यू 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 10% की 24, एक जीरो बढ़ा दीजिए, यानी 100% की वैल्यू 240 की। कुल छात्रों की संख्या 240 की।